हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले अपनी पहली बुक के चैप्टर नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये नोट एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, ये इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं, आखिर उनकी ज़रूरत क्या है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मेन संगठन है कौन कौन से, जैसे कि लीग ऑफ नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किन तरीके के सुधारों की ज़रूरत है। फिर हम अन्य संगठनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच वगैरह वगैरह। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो ये कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है। तो वह संगठन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों द्वारा मिलकर बनाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाते हैं। इन संगठनों के सदस्य देश होते हैं और ये पूरे विश्व के लिए काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे संगठन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाता है सबसे पहले तो, और दूसरी चीज़ इनके सदस्य क्या होते हैं, देश होते हैं। ये काम किसके लिए करते हैं, पूरे विश्व के देशों के लिए करते हैं। और इन संगठनों का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, विश्व के अंदर शांति स्थापित करना, देशों के बीच संयोग लाना। तो ऐसे संगठन जिन्हें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों द्वारा मिलकर बनाया जाता है उन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। तो आखिर इनकी ज़रूरत क्या है, तो देखते हैं हम। देखिए, ऐसी समस्याएं हैं विश्व के अंदर कई सारी जिनका समाधान कोई एक अकेला देश नहीं कर सकता। तो इसीलिए बहुत सारे देशों के सहयोग, यानी सभी देशों के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो इसी वजह से हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा दो देशों के बीच समझौता कराने के लिए या फिर उन देशों के बीच संयोग स्थापित करने के लिए, और साथ ही साथ विश्व में युद्ध होने की संभावना को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, ताकि कम से कम युद्ध हो। इन सब चीज़ों के लिए किसकी ज़रूरत होती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की। अगर हम विश्व में मौजूद मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करें तो उसमें सबसे पहला आएगा लीग ऑफ नेशंस, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ, फिर विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच। तो चलिए एक एक करके सब पर नज़र डालते हैं। तो लीग ऑफ नेशंस, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लीग ऑफ नेशंस के बारे में। तो पहला विश्व युद्ध जैसा कि हमें पता है 1914 से 1918 के बीच हुआ, जिस वजह से पूरी दुनिया को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अब इस तरीके के विश्व युद्ध को दोबारा होने से रोकने के लिए ही और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए ही लोगों ने महसूस किया, देशों ने महसूस किया कि हमें कोई ना कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो इसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, लीग ऑफ नेशंस का गठन किया, जिससे कि उस संगठन के अंदर सभी मसलों को बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सके और फिर से ऐसे युद्ध की स्थिति पैदा ना हो। तभी इन्होंने क्या किया, लीग ऑफ नेशंस बनाया, ये सोचकर कि इससे युद्ध नहीं होगा, सारे मसले बातचीत द्वारा सुलझा लिए जाएंगे। पर ऐसा नहीं हो सका। बहुत से ऐसे देश थे जिनके मसले नहीं सुलझाए जा सके और आगे जाकर विश्व को दूसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। अब दूसरा विश्व युद्ध जो था वो प्रथम विश्व युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक रहा, और इससे एक चीज़ साफ हो गई कि लीग ऑफ नेशंस पूरी तरीके से विफल हो गया और उसे और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को देखते हुए लीग ऑफ नेशंस को बदलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसे लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। तो आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में इसके अंदर 193 सदस्य है और जो इसका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। इसको बनाने के उद्देश्य क्या थे, इसको बनाने का उद्देश्य सेम वही था लीग ऑफ नेशंस वाला, क्या कि विश्व में शांति बनाए रखना, देशों के बीच के जो विवाद हैं उनको बातचीत के द्वारा सुलझाना, देशों की मदद करना, देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, साथ ही साथ देशों के बीच संधियाँ करवाना यानी समझौते करवाना, और विश्व में सहयोग की भावना को स्थापित करना, कॉपरेशन क्रिएट करना देशों के बीच। बात करेंगे इसके प्रमुख अंगों के बारे में। तो इसके 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें से पहला है सुरक्षा परिषद, दूसरा है सचिवालय, फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद, फिर महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद। अच्छा, ये सुरक्षा परिषद यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ये अलग से पॉइंट है, ये इसके अंदर नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में। तो देखिए, सुरक्षा परिषद जो है वो यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके अंदर कुल 15 सदस्य होते हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा होता है। पहला भाग होता है स्थायी सदस्यों का, दूसरा भाग होता है अस्थायी सदस्यों का, यानी टोटल सदस्य हो गए 15। उसमें से 2 हिस्से बना दिए, पहला कौन सा, स्थायी, और दूसरा कौन सा, अस्थायी। अब जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस। ये हमेशा सेम ही रहते हैं, ये तब से जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना यही हैं और आगे भी यही रहेंगे। अस्थायी सदस्यों के बारे में बात करें तो ये 10 हैं, यानी 15 में से 5 स्थायी और 10 अस्थायी। स्थायी वो हैं जो कभी नहीं बदलते और अस्थायी वो हैं जो हर 2 साल बाद बदल दिए जाते हैं, यानी बाकी के देशों में से 10 लोगों का चुनाव किया जाता है और उन्हें क्या बनाया जाता है, अस्थायी सदस्य। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हर स्थायी सदस्य के पास एक वीटो का अधिकार होता है।
वीटो का अधिकार होता क्या है? बेसिकली वीटो का प्रयोग करके कोई भी स्थायी सदस्य किसी भी प्रस्ताव को या तो रोक सकता है या सीमित कर सकता है, यानी उस पर चर्चा होने से रोक सकता है। तो ऐसा एक वीटो का अधिकार होता है जिसे निषेध अधिकार भी कहा जाता है। तो एक बार फिर से समराइज करते हैं। देखिए, सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 स्थायी, और हर स्थायी सदस्य के पास क्या है? वीटो, जिससे वो किसी भी चीज़ को क्या कर सकता है? रोक सकता है। और बाकी के 10 अस्थायी, जिन्हें हर 2 साल बाद चुना जाता है और उनके पास वीटो नहीं होता है, ये हमें याद रखना है। सुरक्षा परिषद के कार्य क्या होते हैं कि ये देशों के बीच विवाद को सुलझाता है, विश्व में शांति बनाए रखने का कार्य करता है और शांति भंग करने वालों को सज़ा देने का काम करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारे पास अंग है वो है सचिवालय। तो यूएनओ की जो नौकरशाही है उसे सचिवालय कहा जाता है। जैसे कि हर संगठन के पास अपने कर्मचारी होते हैं ना, वैसे ही यूएनओ के जो कर्मचारी हैं जो उसके लिए काम करते हैं, यानी नौकरशाही है, उसी को क्या बोलते हैं? सचिवालय बोला जाता है। अब सचिवालय यूएनओ के काम के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों का क्या होता है? समूह होता है, और ये यूएनओ के बाकी अंगों को जानकारी देता है और उनके कामों का लेखा जोखा रखता है कि कौन सा अंग क्या कर रहे हैं, यानी डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम सचिवालय में होता है। अगर आगे हम देखें तो आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद विश्व में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए काम करती है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। वर्तमान में इसमें 54 सदस्य हैं और इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। जुलाई में होती है जेनेवा में और अप्रैल में होती है न्यूयॉर्क में। इसके कार्य क्या है? विश्व में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास के स्तर को बढ़ाना। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है? महासभा। तो महासभा यूएनओ के सबसे मुख्य अंगों में से एक है। यूएनओ के सभी सदस्यों को महासभा में स्थान मिलता है और सबको एक वोट दिया जाता है। जैसे हमारे देश के अंदर संसद होती है, वैसे ही यूएनओ के अंदर क्या है? महासभा है। यहाँ पर हर देश को एक वोट का अधिकार दिया जाता है। और फैसला किस तरीके से होता है? यानी जो महासभा होता है वो एक देश की संसद जैसा होता है, जहाँ पर विवादों पर चर्चा की जाती है और सामान्य विषयों पर फैसले तो आम बहुमत से होते हैं, ठीक है, यानी आधे से ज़्यादा। और कुछ खास विषयों पर फैसले कैसे होते हैं? 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं। और इसका सम्मेलन कब होता है? हर साल। सेकंड लास्ट है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, देखिए जैसे हमारे देश के अंदर न्यायालय होते हैं, कोर्ट होते हैं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का न्यायालय जो देशों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाता है। ये कहाँ पर स्थित है? ये हैग में स्थित है, जो कि नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें 9 साल के लिए चुना जाता है। 15 न्यायाधीश, 15 जज होते हैं जिन्हें 9 साल के लिए चुनते हैं, और हर 3 साल बाद 5 न्यायाधीश हट जाते हैं, ठीक है। और इसमें सभी फैसले कैसे लिए जाते हैं? इन 15 न्यायाधीशों द्वारा बहुमत से लिए जाते हैं। लास्ट हमारे पास क्या आता है? न्यास परिषद। तो न्यास परिषद को उन सभी क्षेत्रों की देखरेख के लिए बनाया गया, ठीक है, जो कि जहाँ पर कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो वहाँ पर शासन सामान्य रूप से शुरू नहीं हो सका, यानी जहाँ पर शासन स्थापित करने में दिक्कत आई, तो न्यास परिषद को बनाया गया ताकि वो उन क्षेत्रों की क्या कर सके? देख रेख कर सके। तो शुरुआत में जब इसे बनाया गया तो इसमें 11 देश शामिल किए गए, पर 1996 तक आते आते लगभग सभी देश आज़ाद हो गए। और लास्ट देश जो इसकी अंदर से आज़ाद हुआ वो कौन सा था? पलामू द्वीप, ठीक है। और जैसे ये आज़ाद हुआ तो न्यास परिषद का सारा काम खत्म हो गया, क्योंकि जिन 11 देशों की देखरेख के लिए इसे बनाया गया था उन सभी को क्या कर दिया गया? आज़ाद कर दिया गया। तो अगर इन नोट्स के बारे में हम बात करें तो इन नोट्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं तो आपको हमारे ब्लॉग पर जाना होगा। उस ब्लॉग का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ब्लॉग पर जाकर इन सभी इस वीडियो के लिंक्स और साथ ही साथ बाकी सभी चैप्टर्स की नोट्स जो है उन्हें क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के बारे में। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में कई सारे परिवर्तन आए और अब विश्व के सामने अलग तरीके की चुनौती। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया था 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध लगभग खत्म हुआ था। तब से लेकर अब तक विश्व में कई स्तरों पर परिवर्तन आ चुके हैं। तो देखते हैं ज़रा क्या क्या परिवर्तन आए। तो शीत युद्ध के बाद क्या क्या बदलाव आए। देखिए, सबसे पहले तो सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, यानी विश्व एक ध्रुवीय हो चुका है, ठीक है। इसी के साथ साथ अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो चुकी है। चीन तेज़ी से विकास कर रहा है, यानी वो भी एक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। और साथ ही साथ एशिया की अर्थव्यवस्था का भी क्या हो रहा है? तेज़ी से विकास हो रहा है। तो इन्हीं सब वजहों से अब विश्व के सामने नई तरीके की चुनौती है, जैसे कि आतंकवाद या फिर जलवायु परिवर्तन, ठीक है। जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है वो भी एक चुनौती है। इसके अलावा गृह युद्ध, ठीक है, देशों के अंदर ही अंदर उनके नागरिक ही लड़ रहे हैं आपस में। इसके अलावा परमाणु हथियारों का प्रसार होना, कि सभी देश लगभग परमाणु हथियार संपन्न होते जा रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण का विनाश हो रहा है और साथ ही साथ महामारियों का फैलना, जैसे कि इस दौरान कोरोना फैला हुआ है। तो इन सब नई चुनौतियों और इन सब स्थितियों को देखते हुए ये बात सामने आई कि 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था वो आज की परिस्थितियों के अनुसार नहीं है, यानी जो ज़रूरतें हैं उसकी वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ अलग थी और अब स्थिति अलग है।
तो हुआ क्या कि कुछ सुधार प्रस्तावित किए गए। प्रस्तावित का मतलब कि बताया गया कि ये सुधार होने चाहिए। तो पहला क्या था कि न्याय अधिकार के क्षेत्र में आने वाले मुद्दों को बढ़ाना चाहिए, यानी जिस जिसके लिए वो काम करेगा, ठीक है, उन सभी मुद्दों को क्या किया जाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। यूएनओ की बनावट में सुधार किया जाना चाहिए। साथ ही साथ वीटो वाले देशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और सुरक्षा परिषद में नए देशों को शामिल करना चाहिए। देखो वीटो वाले सदस्य कितने हैं, 5, जो कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य, उन्हीं के पास वीटो है। तो कहा गया कि उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और साथ ही साथ सुरक्षा परिषद में नए देशों को भी शामिल किया जाना चाहिए। और इसके अलावा यूएनओ के कार्य करने के तरीके में भी बदलाव किया जाना चाहिए, जिस तरीके से वो काम करता है। तो इन्हीं सब मांगों को देखते हुए 1992 में यूएनओ की आम सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। अब ये सब मांगे की गई तो उसके बाद एक प्रस्ताव बनाया गया, जिसे 1992 में यूएनओ की महासभा में पास किया गया। जैसे कि बताया था ना कि संसद, तो वैसे ही यूएनओ की क्या महासभा, वहाँ पर क्या किया गया, पास किया गया। तो इसके अंदर 3 मुख्य शिकायतें की गई। देखिए सबसे पहली चीज़ तो जो सुरक्षा परिषद है, जिसके अंदर 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, वो क्या करते हैं, वर्तमान की राजनीतिक स्थिति की नुमाइंदगी नहीं करते। जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था उसमें जितने सदस्य थे और आज जितने सदस्य हैं उसकी संख्या लगभग डबल हो चुकी है, पर सुरक्षा परिषद में सदस्य अभी भी उतने ही हैं। बीच में थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई पर अभी भी लगभग सदस्य उतने ही हैं। इसके अलावा जितने भी फैसले यूएनओ द्वारा लिए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों का प्रभाव होता है, क्योंकि वो क्या है, अभी विश्व में ज़्यादा प्रभावशाली है। पश्चिमी देश यानी अमेरिका वगैरह के बारे में बात की गई है। और जो लास्ट है वो है कि सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी सबको बराबर का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। आगे अगर हम देखें तो इन्हीं सब शिकायतों को देखते हुए कुछ बदलाव किए गए। किसके अंदर, यूएनओ के अंदर। तो देखिए क्या हुआ, पहले समस्याएं बताई गई, उसके बाद उससे रिलेटेड शिकायतें पास की गई और उसके बाद बदलाव किए गए। तो देखिए सबसे पहले क्या किया गया कि शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया। इसके अलावा अगर ऐसा हो कि कोई देश अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी उसकी क्या लेगी, जिम्मेदारी लेगी। आतंकवाद को हर तरीके से उसकी निंदा की गई, यानी किसी भी तरीके का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मानव अधिकारों के लिए मानव अधिकार परिषद की स्थापना की गई और लोकतंत्र कोष का गठन किया गया। इसी के साथ साथ क्या किया गया, जैसा हमने देखा था कि जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद है उसके अंदर जो सदस्य संख्या है वो थोड़ी सी कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए विचार चल रहे थे। तो इसी को देखते हुए कुछ मानदंड बनाए गए, यानी जिनके आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा कि कौन सा देश इस काबिल है कि उसे सुरक्षा परिषद में रखा जाए। और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये स्पेसिफिक मापदंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूएनओ ने इसे स्वीकार कर लिया, बस ये प्रस्तावित है, यानी कहा गया है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कहा गया कि इन सब मापदंडों को जो भी पूरा करेगा वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सकता है, ठीक है। तो क्या क्या मानदंड थे कि देखिए जो सदस्य बनना चाहता है उसे क्या होना चाहिए, बड़ी आर्थिक शक्ति होना चाहिए, उसकी जनसंख्या बड़ी होनी चाहिए, उसका भू क्षेत्र बड़ा होना चाहिए, विशाल सैन्य ताकत होनी चाहिए, उस यूएनओ के बजट में उसका अच्छा खासा योगदान होना चाहिए और साथ ही साथ वो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करने वाला देश होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें सांस्कृतिक विविधता होनी चाहिए। तो अगर ऊपर लिखे सभी मानदंडों के हिसाब से स्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है, क्योंकि ये तो प्रस्तावित है ना, अभी ऐसा नहीं है कि इन्हीं के हिसाब से किया जाएगा, तो अगर किया जाता है तो भारत लगभग सभी मानदंडों को पूरा करता है और वो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का सबसे बड़ा दावेदार है। तो देखते हैं ज़रा कैसे। देखिए अगर हम बात करें बड़ी आर्थिक शक्ति, तो भारत विकासशील देश है जो कि बहुत तेज़ गति से विकास कर रहा है, ठीक है। तो इस संदर्भ में तो भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति है। बड़ी जनसंख्या के बारे में बात करें तो विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या भारत में है। भू क्षेत्र के बारे में बात करें तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। सैन्य ताकत के बारे में बात करें तो हमारे पास सैन्य ताकत भी काफ़ी ज़्यादा है और इसी के साथ साथ परमाणु हथियारों से संपन्न देश है भारत। इसके अलावा यूएनओ के बजट में हमारा योगदान अच्छा खासा है और लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान तो हमें हमारा संविधान करना सिखाता है। साथ ही साथ सांस्कृतिक विविधता के रूप में देखें तो शायद भारत जैसा तो कोई देश ही नहीं है पूरे विश्व में। तो इन सभी मानदंडों के हिसाब से कहीं ना कहीं भारत जो है बिल्कुल फिट बैठता है। आगे देखते हैं। हमें डिस्कस करना है कि एक ध्रुवीय विश्व और संयुक्त राष्ट्र संघ। ये एक ध्रुवीय विश्व और अमेरिका लिखा है, इसमें आएगा एक ध्रुवीय विश्व और संयुक्त राष्ट्र संघ। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि देखिए विश्व के लगभग सभी देशों का ही मानना है कि एक ध्रुवीय विश्व यानी जिसमें अमेरिका का वर्चस्व है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ इतना प्रभावशाली नहीं है। ऐसा इसीलिए कहा है क्योंकि देखिए यूएनओ पर अमेरिका का खास प्रभाव है। यूएनओ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान भी अमेरिका ही देता है। यूएनओ का मुख्यालय भी अमेरिका में ही है, ठीक है, यानी न्यूयॉर्क में। इसी वजह से इसके ज़्यादातर जो कर्मचारी है वो भी कौन है, अमेरिकी हैं। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में अमेरिका स्थायी सदस्य के रूप में है और इसके पास वीटो का अधिकार भी है। और साथ ही साथ अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति से अमेरिका हमेशा यूएनओ की अनदेखी करता हुआ आया है,
ठीक है। अगर ये अनदेखी आपको जाननी है तो आपको 4 ऑपरेशंस पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें उसने यूएनओ से पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है, और उसने उन ऑपरेशंस को अंजाम दिया। आगे चलते हैं, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारा लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह पाने चाहते हैं, क्योंकि आगे जाकर हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारी अपडेट्स वगैरह ऑन द स्पॉट विद नोट्स मिल जाया करेंगे। तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बात करते हैं। देखिए कौन कौन से, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला है विश्व बैंक। तो इसकी स्थापना की गई 1945 में। वर्तमान में इसके अंदर 189 सदस्य हैं। इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका में है। और इसके जो उद्देश्य हैं वो क्या है, विकासशील देशों को ऋण प्रदान करना, गरीब और विकासशील देशों के विकास में मदद करना। अगर हम विश्व व्यापार संगठन के बारे में बात करें, जो कि दूसरा है, तो इसकी स्थापना 1995 में की गई। इससे पहले गेट हुआ करता था, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, जो भी लगभग सेम काम किया करता था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। सदस्य 164 है और इसका उद्देश्य क्या है, विश्व के सभी देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम बनाना। नेक्स्ट जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसकी स्थापना 1944 में की गई और 1945 में इस पर हस्ताक्षर किए गए, यानी 1944 में इसकी रूपरेखा रखी गई और 1945 में हस्ताक्षर किए गए। मुख्यालय सेम वॉशिंगटन डीसी में है। सदस्य 189 हैं वर्तमान में। और उद्देश्य के बारे में बात करें तो देश की आर्थिक स्थिति पर नज़र रखना और आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना देशों को। नेक्स्ट जो है वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना की गई 1961 में। इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है और इसके उद्देश्य क्या है कि मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवाधिकारों से संबंधित जो भी रिपोर्ट वगैरह उसे प्रकाशित करना और विश्व के लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करना। लास्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है ह्यूमन राइट्स वॉच, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका उद्देश्य भी सेम है, क्या, मानवाधिकारों की रक्षा करना। So that's all for this chapter. If you like the video, so please like, share and subscribe the channel for latest updates. इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट्स का लिंक भी ले सकते हैं और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।